पिछले 5 क्लासेस में हमने निबंध लेखन को अच्छे से पढ़ा है। उसकी विभिन्न टॉपिक्स जो हम आपको कवर करवा रहे हैं, मकसद हमारा सेम है कि सीरीज के माध्यम से आपकी ऐसे राइटिंग, यानी जो पेपर 4 में सिलेबस जो चेंज हुआ है, पेपर 4 का जो सिलेबस अब की बार आरएएस 2026 के एग्जामिनेशन के लिए जो चेंज हुआ है मेंस का, उसमें जो इंग्लिश और हिंदी का जो ऐसे है यानी 40 मार्क्स और 600 वर्ड्स, वो आप वहां पर कैसे लिख पाए, उसकी कैपेसिटीज, उसका सोचने का तरीका आपका कैसे डेवलप हो, हमारी अप्रोच इसमें ये रहती है। सबसे पहले हम आपको सिलेबस वापस से रिमाइंड करवाते हैं, उनके कौन से थीमेटिक एरियाज वहां पर पूछे जाएंगे वो आपको बताते हैं, और एक ऐसे आपको यहीं पर लिख करके बताते हैं, यानी जो हमारे द्वारा लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसमें हम आपको कैसे, यानी वो शब्दों के, विचारों के, जो आपके थॉट्स के जो भी मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होने चाहिए, उसको हम यहां पर लिख करके आपको प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्लास 6 है आज हमारी निबंध की, जो कि दोनों मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जब हम देखते हैं कि भैया इस वाले ऐसे में क्या चेंज किया गया है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर नंबर 4 है ना, वो जैसे 200 मार्क्स का है, तो उस 200 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो हैं इस केवल ऐसे के हैं, यानी 20% मार्क्स ऐसे के हैं। 180 मिनट यानी 3 घंटे का अगर ये पेपर होता है, तो 36 मिनट जो हैं वो आपकी इस पर्टिकुलर ऐसे को ही दी जानी चाहिए। 36 मिनट्स, और उस 36 मिनट्स में से जैसे यहां पर ये जो 6 थीम लिखी हुई है ना आपके लिए, 6 थीम आप रट लें। कौन कौन सी थीम में ही ऐसे पूछे जाएंगे उनको आप रट लें। कौन कौन सी हैं? लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चरल हेरिटेज यानी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत, सोसाइटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स यानी समाज, शासन और सार्वजनिक मामले। दिमाग में इनको लिख लीजिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यानी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य। करंट अफेयर्स, डिजास्टर्स, नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स यानी समसामयिक घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास की पहल। टूरिज्म, कल्चर, कंटेम्प्रेरी इश्यूज विद रेफरेंस टू राजस्थान यानी राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति और समसामयिक मुद्दे। मैं फिर से कहूंगा, पेपर नंबर 4 आरएएस 2026 के एग्जामिनेशन में पहली बार चेंज हुआ है। ये अब की बार जो चेंज हुआ है, तो ये पहली बार है, यानी इसमें हमें ये नहीं पता कि 6 की 6 थीम्स में से वहां पर ऐसे आपको और करके आएंगे, जैसे एक ये ऐसे, एक ये फिर और आ गया, फिर ऐसे, या फिर 3 आ जाएंगे, या फिर 4 आएंगे, या फिर 2 में से एक लिखना पड़ेगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन 6 थीम पता है, ये 6 थीम आपको याद होनी चाहिए। जब ये याद कर लोगे ना, तो अपने आप को आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि मेंस में हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम करंट अफेयर्स के किसी मैगजीन से पढ़ रहे हैं या डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनसे इसको क्या ध्यान रखना है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और देखिए नंबर किसको मिलेंगे? नंबर उसी को मिलेगा जो कि टॉपिक के बिल्कुल स्ट्रिक्ट रेलेवेंस रखता हो, अपने आइडियाज को कोहेरेंट मैनर में यानी अपने आइडियाज को सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करता हो, इसी तरीके से अपने विचारों को प्रिसिशन और ब्रेविटी यानी सटीकता और संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करता हो, इसी तरीके से थॉट्स की क्लैरिटी हो यानी विचारों की स्पष्टता हो, कोहेरेंस हो स्ट्रक्चर की, और अफेक्टिवनेस हो एक्सप्रेशन की यानी अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता। तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे ना, ये आप फिर से ध्यान रखें, वापस सुन लें। स्ट्रिक्ट रिलेवेंस होने चाहिए जो भी सब्जेक्ट है उससे, आइडियाज कोहेरेंट मैनर में होने चाहिए, प्रिसिशन और ब्रेविटी यानी सटीकता और संक्षिप्तता होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए स्ट्रक्चर का, और प्रभावशीलता होनी चाहिए अभिव्यक्ति की। तब जाकर के आप ये सब कुछ अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब मैं वापस से आपको बता दूं, क्योंकि ये पिछले 5 क्लासेस में हमने बताया, 6ठी में और बता देता हूं और आगे भी बताऊंगा, क्योंकि आपको रट लेना है। 36 मिनट आपको ऐसे लिखना है किसी भी कंडीशन में, तो मान के चलें जो बाकी का पेपर है वो 36 मिनट्स के अलावा आपको पूरा करना है।
180 मिनट्स में से जो 30 मिनट्स है, 36 मिनट्स वो आपको ऐसे के लिए निकालनी है कम से कम। उस 36 मिनट्स में आपको शुरू की 2 या 3 मिनट जो हैं, टॉपिक आपके जो भी सामने आएंगे इन 6 थीम्स में से, उनमें से आपको एक टॉपिक का चुनाव करने के लिए वो 2 या 3 मिनट चाहिए। आराम से शांति से बैठें, जो भी टॉपिक आपके सामने हो उसके बारे में एक स्ट्रक्चर बनाते रहें। अच्छा, ये टॉपिक अगर मैं लिखने वाला हूं तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें ये लिख दूंगा, इसमें ये लिख दिया जाएगा, इसमें ये लिख दिया जाएगा, यहां पर इस तरीके से इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा। यानी जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो वो टॉपिक लिखने की कोशिश करें। आपने कहीं पर भी पढ़ा हो, उसको डेप्थ में पढ़ा हो, वो लिखने की कोशिश करें। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 2-3 मिनट लगानी है। फिर से नेक्स्ट की 2-3 मिनट उस टॉपिक में जो भी पूछा गया है उसके कीवर्ड चाहिए आपको। कीवर्ड का मतलब है, मैं आपको बताऊंगा अभी जो लिखेंगे उसमें, तो कीवर्ड आपको दिमाग में रखने हैं कि इन कीवर्ड का मतलब क्या है, यानी व्हाट डज दिस मीन, हाउ वी शुड राइट अबाउट इट, फ्रॉम वेयर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, किनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कहना क्या चाहता है टॉपिक। यानी इस प्रकार के व्हाई, हाउ, वेयर, हो, हुम, इस प्रकार के आंसर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट के 2-3 मिनट्स जो भी आपने सोचा है उन कीवर्ड्स को आप एक्सपेंड करोगे। आपने कीवर्ड्स तो दिमाग में ले आए भैया, अब उनको एक्सपेंड भी तो करना है ना। एक्सपेंड, उनको विस्तार से लाना है। जब उनका विस्तार करोगे तो क्या होगा, विस्तार करने से चूंकि आपको कीवर्ड पहले पता थे, आपने टॉपिक का चुनाव सही किया, उसके बाद में आपने वो कीवर्ड के ऊपर ध्यान दिया, फिर आप जो है उनका एक्सपेंशन करना स्टार्ट करोगे। तो जैसे ही उनको खोलते जाओगे, एक एक आइडिया में, एक एक पैराग्राफ में आप एक एक आइडिया प्रस्तुत करने लग जाओगे। और वो होता है जिसमें आपके थॉट्स जो हैं, जैसे मैंने बताया ना, एक तो स्ट्रिक्ट रेलेवेंस तो रहेगा, लेकिन आपके आइडिया जो हैं वो कोहेरेंट मैनर में रहेंगे, और आप जो भी लिखेंगे वो प्रेसिशन और ब्रेविटी से होगा। तो इसको हम लिखते हैं। अच्छा, बाकी की जो बचेंगे ना 27-28 मिनट, अब उस 27-28 मिनट में प्रति मिनट आप 20 शब्द के आसपास लिखेंगे, तो करीबन 550 से 600 शब्द का ऐसे आप आराम से लिख पाएंगे, बिना किसी गलती के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हड़बड़ी के। एंड दैट इज हाउ यू शुड प्रोसीड। तो रट लो अपने दिमाग में, ये जो 40 नंबर है ना ऐसे के, उनको हमें जो है पूरा अच्छे तरीके से करना। और इसमें एक अच्छी बेस्ट बात क्या है, अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है ना तो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिख सकते हो। यानी जो 70 नंबर की इंग्लिश है, अगर 40 मार्क्स का ऐसे आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो 110 मार्क्स की इंग्लिश बन जाती है। अगर मान लो 90 मार्क्स की हिंदी है और अगर 40 मार्क्स आप हिंदी में ऐसे लिख रहे हो तो आपकी 130 मार्क्स की हिंदी बन जाती है। तो एक ये फ्लेक्सिबिलिटी वेब की बात प्रोवाइड करी गई है। बात आती है कि भैया टॉपिक क्या, तो हमने कई सारे टॉपिक पहले कवर कर लिए, आज छठी क्लास में छठा टॉपिक कवर कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां पर कवर हो रहा होगा भैया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें जो है ये टॉपिक कवर हो रहा है, यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास। टॉपिक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव विकास का साधन या चुनौती, मान लो ये लिखा हुआ आ जाए। अब अपने को दिमाग लगाना है, शुरू के 1-2 मिनट, मान लो 7-8 टॉपिक रहते, 2-5 टॉपिक रहते, तो शुरू में तो ये सोचते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मेरे को ये आता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन मेरे को आती है, ये कब जन्मी, क्यों जन्मी, इससे क्या हुआ, चुनौती है तो क्यों है, इसके अवसर हैं तो क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स में अवसर हैं, कहाँ कहाँ पर जो है वो भारत इसमें आगे बढ़ रहा है, कोई सेमीकंडक्टर मिशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिशन के माध्यम से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्यों कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रेस है उसको आगे बढ़ा रही हैं, क्या रिपीटेटिव जॉब्स इससे समाप्त हो जाएंगी, उन जॉब्स को सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब आपके दिमाग में तुरंत 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 घूमने लग जाएगा। अगर ये घूमने लग गया, इतनी सारी डायमेंशन आपको पता पड़ गई, तब तो आप इस टॉपिक को लिखें, वरना जो भी और में लिखा गया है ना उसको आप फिर चुन सकते हैं। तो ये काम आपको शुरू के 2-3 मिनट में करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि शुरू के जो 2-3 मिनट आप टॉपिक का चुनाव करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर आप ऐसे नहीं है ना कि भाई 2-3 मिनट आपने जो है वो लिख लिया, 5-7 मिनट लिख लिया, फिर आप उसको काटें उस पेपर में, तब तो फिर आपका वो बाकी का जो ऐसे लिखोगे ना उसको भी आप हड़बड़ाहट से लिखोगे और हो सकता है सारा पेपर ही आपका हड़बड़ाहट में जाए। तो ये नहीं करना हमें, इसलिए टॉपिक का चुनाव सही तरीके से करना है। अब अपने टॉपिक का चुनाव कर लिया, अब हमें कीवर्ड संभालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, why it is brought, how it can contribute to the positive development of the society,
फॉर whom इट इज ब्रॉट, यानी किसके लिए लाई गई है, या हम इससे, या कौन कौन से ऐसे लोग हैं, यानी टू whom, या इन विच सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स में जो है इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ये हमने जो नेक्स्ट के 2-3 मिनट बताए थे ना मैंने, उनमें ध्यान रखें। फिर बात आती है कि भैया यह मानव विकास का साधन है या चुनौती है, इसको आपको करीबन 50-50% इस ऐसे में लिखना है। यानी मानव विकास का साधन भी बताना है तो भैया चुनौती बतानी है, क्योंकि हर कोई टेक्नोलॉजी, हर कोई इनोवेशन अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लाता है तो अपने साथ चैलेंजेस भी लाता है। तो उस चैलेंजेस को कैसे कम करना है, उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ाना है, इसी के पीछे तो मानवता दौड़ती है, इसी के पीछे तो पॉजिटिव इनोवेशन होते हैं, इसी के पीछे तो वो सकारात्मक सोच वाले इंसान, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के इंसान काम करते हैं, और वही वो आपको करना है यहां पर। तो इसलिए जो भी आपने चुना, इनके कीवर्ड अब आपने चुन लिए। अब कीवर्ड चुनने के बाद में उसको अब आप एक्सपेंड करोगे कि ठीक है, मानव विकास का साधन है तो हम हेल्थ में ये कर पा रहे हैं, अगर हम टारगेटेड डिलीवरी कर पा रहे हैं मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहा है। एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम वेदर की सटीक फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम उस कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बनाती है। जब वो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है तो अपने आप पता चलता है कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न को पहले से फोरकास्ट करना। अब कॉम्प्लेक्स वेदर को हम पहले से फोरकास्ट कर देंगे तो जो मानव के लिए तबाही आती है, एकदम से डिजास्टर अगर आता है, उसको रोका जा सकता है। किसानों के लिए जो है वो सही हो सकता है, उनके लिए वेदर हम पहले फोरकास्ट कर देंगे तो उनकी फसलों का नुकसान कम होगा, वो अपने हिसाब से जो है तैयार रहेंगे। अन्य जो उद्योग धंधे हैं, मानव जैसे मान लो कोई भी मछुआरे के तौर पर समुद्र में जाता है, उनकी जान बच सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो हम फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्राउड कंट्रोल करते हैं, वो भी तो मानव विकास का साधन है ना। डिजास्टर को रोक लिया हमने, जैसे कुंभ में हमने किया। मान लो जैसे हमारे पॉकेट्स में मोबाइल फोन रहते हैं, मोबाइल फोन में हमने अगर बैटरी का भी मैनेजमेंट अगर सही से किया तो जो मान लो जैसे बैटरी कईयों के पॉकेट में एक्सप्लोड हो जाती है, कई बार मोबाइल में देखा जाता है, उससे रोका जा सकता है। इसी तरीके से एक मोबाइल से यानी सस्टेनेबल मैनर में वो चार्जिंग कैसे ज्यादा दे सकता है, बेटर फोटोज कैसे दे सकता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी उत्पादकता कैसे बढ़ रही है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो रहा है। कहीं से हम ईमेल पढ़ रहे हैं, कहीं से हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट का सार हमारे सामने आ रहा है, तो कम समय में हम उनको भी समझ पा रहे हैं, यानी हम हमारी उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के फील्ड में हमें पता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी एल्गोरिदम है, वो बच्चे जो कि वास्तव में मतलब चैलेंज्ड होते हैं, वीक होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करती हैं, उनके लिए वो स्टडी मटेरियल जो है वो तैयार किया जाता है। स्टडी मटेरियल तैयार इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी आवश्यकताओं को वो किया जाए और वो क्लास में उनकी उत्पादकता या सीखने की यानी जो लर्निंग है उसको इंप्रूव किया जाए। तो ये वो साधन है जहां पर मानव के विकास में इसने योगदान दिया है। अब बात आती है, तो इतने सारे आ गए ना आपके पास आइडिया, अब उन आइडियाज को आप पैराग्राफ के माध्यम से लिखते जाइए। जैसे मान लो आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसकी आपने 5-6 लाइन लिखी, फिर एक और पैराग्राफ आपने लिखा, उसकी आपने 5-6 लाइन लिखी, फिर एक और पैराग्राफ लिखा। इस तरीके से आप पैराग्राफ लिखते जाइए, क्योंकि आपने वो जो आइडियाज हैं कीवर्ड के माध्यम से वो तैयार कर लिए हैं। अब बात आती है इसका नेक्स्ट पहलू यानी चुनौती। अब चुनौती कहां आती है, तो पहले आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि एवरी टेक्नोलॉजी या एवरी इनोवेशन ब्रिंग सम चेंजेस, क्योंकि स्टेटस क्वो में जब भी कोई भी चेंज होता है ना, जैसे मान लो हम एक मकान छोड़ करके दूसरे में भी जाते हैं ना, तो रात को एक बार हो सकता है कई बार नींद नहीं आए, तो चुनौती तो हर जगह है। तो चुनौती किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चुनौती ज्यादा है, क्योंकि इसमें सोचने की क्षमता, इसमें इंसानों की तरह डिसीजन लेने की क्षमता, इसमें जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो भी इंसान सोचता है उसको इंप्लीमेंट करना, उससे फीडबैक लेकर के उसको पुनः सुधारना, इन चीजों की भी जो है क्षमता है। दैट इज व्हाट मेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी डिफरेंट। तो इसलिए चुनौती भी बड़ी है। तो भैया ये जो चुनौतियां हैं, हम कई बार नहीं देखते चैटबॉट, जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, पहले हम फोन पे बात करके किसी चीज का रिपोर्ट करते थे, कंप्लेंट करते थे, आजकल वो चैटबॉट के माध्यम से की जा रही है। तो वो बच्चा जो कि पहले वहां पर बैठ करके हमारा कॉल अटेंड करता था, उस कंप्लेंट को अटेंड करता था, अब उसकी जगह जो है वो चैटबॉट ने ले ली। लेकिन जो चैटबॉट ने ली, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर लिखा गया, उसके लिए जो मशीन चाहिए, उसके लिए जो डेटा सेंटर चाहिए, क्योंकि मेमोरी तो उसकी तो डेटा सेंटर से ही है ना, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए जो अन्य रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए जो सेमीकंडक्टर या फिर माइन करना है,
उसका भी तो जॉब कहीं ना कहीं पीछे जनरेट हो रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि वो अपने आप ही जनरेट हो गए। तो चुनौती है, लेकिन बैकएंड में अलग हो रहा है। जैसे हमने कंप्यूटर के जमाने में देखा, पहले अगर एसटीडी की दुकान होती थी, यानी हम स्टैंडर्ड ट्रंक डायल वगैरह करते थे, तो इसमें एसटीडी की बूथ पे कई लोग होते थे। लेकिन जब मोबाइल फोन आया तो इन एसटीडी वालों का रोजगार छिन गया। अब हुआ क्या, मोबाइल फोन लेकर के बैठ गए, जो कि टेम्पर्ड ग्लास ही लगाने के लिए अपना जो है वो रोजाना कर रहे हैं, या उस मोबाइल फोन की रिपेयरिंग के सेंटर खुल गए। छोड़ दीजिए मोबाइल फोन की दुकानें, तो यानी रिपेयरिंग के सेंटर, कई ये जो टेम्पर्ड ग्लासेस, इवन कवर के ही बड़े बड़े कियोस्क लेकर के बैठे हैं लोग। तो जो जॉब्स होती हैं, मेरा समझाने का तात्पर्य है कि उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदलना टेक्नोलॉजी और हमारा जो भी सोशल सिस्टम उस टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी ये चुनौतियां आती है ना, तो आपको वहां पर दिमाग लगाना है कि भैया चुनौती आती है। पॉजिटिव फॉर्मेट में जब आप कंक्लूजन लिखे तो कहें कि विद एवरी टेक्नोलॉजी समथिंग चेंजेस, एंड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन दोस थिंग्स पीपल ऑल्सो गेट फ्राइटन्ड, बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस, यानी जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे लोग अकोमोडेटिव हो जाते हैं, वो जो है उसके प्रति एक्युमुलेटाइज हो जाते हैं। जैसे हम उसके प्रति जो है एक तरह से वो कर लेते हैं ना, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर अपने आप में सुधार करते हैं। क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो है ना हमारा, ये जो मानवता है वो आज की नहीं है। कई सारे परिवर्तन हुए, बाढ़ क्या क्या आई होंगी, लेकिन कैसे इंसान ने अपने जीवन को सुधारा होगा। पहले कच्चा खाया, फिर बाद में पका करके खाया, पका करके और उसमें जो है मिश्रण किया, अब कहीं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब मानव जो है हर चीज से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसलिए आपको इस पर्टिकुलर थीम पर मैंने जो सार बता दिया, तो अपनी कॉपी के या तो इस साइड में आप ये लिख लें, या कहीं पर पीछे स्पेस लग रहा है तो वहां पर अपने जो भी आइडियाज हैं उनको 3-4 मिनट लिखें। तो 1 से 2 मिनट आपने टॉपिक को समझा, चुना, 2 से 3 मिनट में आपने वो कीवर्ड करे, और 2 से 3 मिनट में आपने ये जो आइडियाज हैं उनको पेपर पे पॉइंटेड फॉर्मेट में नोट कर लिया। यानी आपकी 6-7 मिनट जो हैं आपने ये काम किया। अब आप पूरी तरीके से तैयार हो वो ऐसे लिखने के लिए, तो बढ़िया है। 28-27 मिनट जो है हम ऐसे लिखेंगे, उसमें हम प्रति मिनट 20 के आसपास शब्द लिखेंगे, और आराम आराम से अपने आप का जो भी हमें पता है, जो भी हमने यहाँ पर लगाया है, उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से इस टॉपिक को हम लिखते हैं। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव विकास का साधन, यानी ए मैकेनिज्म फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और ए चैलेंज, लेट अस राइट। इधर आपको इंग्लिश में मिलेगा, इधर आपको हिंदी में मिलेगा, क्योंकि दोनों मीडियम के विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट हैं। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी 21वीं सदी को तकनीकी क्रांति का युग कहा जाता है, और क्रांति के केंद्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। यह वह तकनीक है जिसके माध्यम से मशीन और कंप्यूटर की जो प्रणाली है वह इस प्रकार विकसित की जाती हैं कि वे मानव मस्तिष्क की तरह सोचती हैं, सीखती हैं, निर्णय लेती हैं और समस्याओं का समाधान करती हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल विज्ञान और तकनीक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, प्रशासन, सुरक्षा जैसे लगभग हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दे रही है। इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने बता दिया कि भैया ऐसी मतलब कोई ऐसे छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका हर कहीं पर उपयोग हो रहा है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन उठ रहा है कि इट इज अ मीडियम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इज इट अ चैलेंज टू द ह्यूमैनिटी। तो इंग्लिश में भी हम बता देते हैं आपको कैसे लिखेंगे। लिखिए कि इन द 21st century द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन एंड इन दिस हार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन lies in artificial intelligence. This technology through which machines and computer systems are developed in such a way that they become capable of thinking, learning, making decisions and solving problems just like the human brain. Today, artificial intelligence, अब देखिए आपने मतलब शब्दों की आप गरिमा समझिए, शब्दों का वो जोर समझिए कहां पर है। इंट्रोडक्शन में हम बता रहे हैं कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है छोटी मोटी चीज नहीं है।
क्योंकि एक छोटी सी चीज मानव विकास का इतना बड़ा योगदान नहीं देती, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देती है। इसलिए हमने वो टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस की हैं। हम बता रहे हैं कि भैया शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप हर जगह खड़ी है। इसलिए तो मानव विकास तो लिखे क्या लिख रहे हैं कि दैट इज व्हाई इट इज नो लॉन्गर कन्फाइंड मेयरली टू द रियल्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रादर इट हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, in education, healthcare, agriculture, industry, administration, and security. In this context, the question of whether artificial intelligence serves as a catalyst for human development or poses a challenge to the humanity becomes a profound significance. शायद समझ में आ गया होगा। हमने इंट्रोडक्शन पे वो जो टॉपिक हमसे पूछा गया था, टॉपिक एक बार वापस पढ़ लो, क्या पूछा गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव विकास का साधन है या चुनौती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज इट ए टूल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और ए चैलेंज? तो ये जो वर्ड है ना, ये इतना भारी शब्द है कि हमें ये शब्द पहले से ही लाने पड़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में अब आप क्या करेंगे? आपने ये शब्द सुन लिए, अब आप इस लेक्चर को खत्म होने के बाद में वापस से कुछ लिखने का प्रयत्न करें। इसमें से कितना रिकॉल कर सकते हैं उनको कोशिश करें। रिकॉल करने के लिए इनमें जो कीवर्ड दिए गए हैं ना, कीवर्ड अपनी लैंग्वेज में जो भी आप हिंदी में इंग्लिश में लिख रहे हैं, उन कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें और दिमाग में उनको रिकॉल करने का प्रयास करें। कभी भी ये ना सोचें कि भैया अभी आगे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें इसको, कि भैया जो भी हमने समझा है, जो भी हमने चीजें आज तक समझी हैं, हम लिखना तो स्टार्ट करें। कभी भी कोई भी परफेक्ट डे नहीं आएगा। आप जो आज लिख रहे हैं वो आपको आगे आपकी कमियों को सुधारेगा, आपको आगे और ज्यादा बेहतर बनाएगा। और वो कहते हैं ना कि हम अगर रोजाना कुछ हैबिट अपनी डेवलप कर लेते हैं ना लिखने की, तो फिर हम जब नहीं लिखते तो हमें लगता है कि ओ आज तो जो है कुछ छूट रहा है हमसे। तो ऐसी ही चीज आप इस शांति काल में रखें, यानी the peace time which we are having where there is no notification, you should try to utilize this every bit of the second. And if you utilize every bit of the second, then you will win the war. Yeah, you have won the war at least half. अब बात आती है इसका आगे क्या लिखेंगे। तो आगे भी हम लिख रहे हैं क्या कि सबसे पहले यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव विकास के साधन के रूप में अगर देखा जाता है तो इसके अनेक सकारात्मक पहलू सामने आते हैं। स्वास्थ्य सेक्टर में चिकित्सा प्रणाली को इसने अधिक प्रभावी बनाया है, सटीक बनाया है। इसके कारण रोगों की जो प्रारंभिक पहचान है, मेडिकल इमेजिंग है, दवा का निर्माण है या व्यक्तिगत उपचार है, उसमें यह जीवन रक्षक साबित हो रहा है। उदाहरण के लिए कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां इत्यादि की पहचान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों ने डॉक्टर की सहायता की है। तो हम अब उनको ये बताते जा रहे हैं कि मानवीय विकास में ये चीज ये कर रही है। इंग्लिश का देख लेते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज व्यूड एज ए टूल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। न्यूमरस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कम टू लाइट, लाइक in the healthcare sector, artificial intelligence has rendered the medical system more effective and it has made it more precise. Disease detection has become easier. Medical imaging, pharmaceutical manufacturing, and personalized treatment plans are also getting more refined. For instance, artificial intelligence based technologies have assisted the doctors in the diagnosis of cancer, heart disease and neurological disorders. शायद आपको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम आपको वो लिखने को प्रेरित कर रहे हैं जहां पर आपका दिमाग उन चीजों को सोचे, बिकॉज द एनॉर्मिटी ऑफ द टॉपिक इज सो हाई। यानी जो टॉपिक है उसकी जो एक मतलब वेट है ना, उसका वजन काफी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव विकास का साधन या चुनौतियां। तो मानव विकास के साधन में तो आप बताओगे ना कौन कौन से सेक्टर, तो उन्हीं सेक्टर्स को तो हम पैराग्राफ वाइज आपके बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। शिक्षा के सेक्टर में मेडिकल बता दिया, अब शिक्षा आ गया। व्यक्तिगत शिक्षण यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग को बढ़ावा मिल रहा है। छात्रों की क्षमता, रुचि और सीखने की क्षमता जो है या गति के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। यह शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बना रही है। कृषि क्षेत्र में एआई आधारित सेंसर हैं, तो हमने शिक्षा बता दी। अब हम आएंगे कृषि पर, तो फिर से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी बता देते हैं कि भैया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फॉस्टरिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग,
It is also providing study materials. Those are tailor-made for students' capacities, interests, and learning pace. It is making education more inclusive and effective. अब आती है एग्रीकल्चर का सेक्टर, क्योंकि मानव विकास तो हर सेक्टर में होगा, हेल्थ भी, एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री भी, एजुकेशन भी, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहीं पर अब काम आ रही है. तो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेंसर्स, ड्रोन्स एंड डेटा एनालिटिक टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम्स हैव लेड टू द इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, soil quality management and weather forecasting, thereby helping to boost farmers income. तो हिंदी में अगर इसको पढ़ें तो आप कहें कि भैया कृषि क्षेत्र में जो AI आधारित सेंसर हैं, ड्रोन्स हैं, डेटा का विश्लेषण तकनीक है, उनके माध्यम से फसल के उत्पादन, मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम का जो पूर्वानुमान है उसमें सुधार हुआ है और इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है या उसको होने में सहायता मिली है. तो मानव विकास का साधन है या चुनौती, तो सबसे पहले हम मानव विकास का जो साधन है उसको बता रहे हैं. अब आपको कहीं पर ये लग सकता है कि सर ये टॉपिक तो आप सही समझा रहे हैं, लेकिन हमें कैसे आएगा? तो देखिए आपको कैसे आएगा. पहले तो आप वो जो 6 थीमेटिक एरियाज मैंने आपको बताए थे ना शुरू में ही, आप एक तो उनको रट लो कि भैया इन चीजों से निबंध आएगा. तो जब रट लेंगे तो आप जब मेंस का सिलेबस पढ़ोगे ना, तो मेंस के सिलेबस में आपको ये टॉपिक्स जैसे ही मिलेंगे आप उनके प्रति और अलर्ट हो जाओगे. करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन पढ़ोगे तो आप अलर्ट हो जाओगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप और ज्यादा अलर्ट हो जाओगे. तो यही तो चीज है, यही तो चीज है जो आपको ऐसे लिखने में देगी. तब जब आपने ये सारा जानकारी ले ली, फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे कि जो भी आपने किया उसको आप लिखना स्टार्ट कर दें. यानी राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप ये मत मानिएगा कि राइटिंग करने के लिए कोई ऐसा शुभ मुहूर्त आएगा जहां से हम स्टार्ट करेंगे. अभी आप खत्म करें इस टॉपिक को और उसके बाद में जो है लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि 600 शब्द लिखना बहुत टिपिकल है. 250 शब्द लिख सकते हैं, कई बार 250 भी लिखना बड़ा दिक्कत हो जाती है. तो 600 इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क. एंड 600 आपको जो है वो प्रिसिशन से भी लिखना है, टॉपिक के पास में भी रहना है. फिर बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट वाली. तो देखिए प्रशासन और शासन हमने किस किस को बता दिया? एग्रीकल्चर को बता दिया, एजुकेशन को बता दिया, हेल्थ को बता दिया. अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां पर ई गवर्नेंस, डेटा के विश्लेषण, नीति के निर्माण में इनका उपयोग जो है वो सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक है. क्या आपको आता नहीं है? ये सब आता है, आपने सब पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा डर है कि पता नहीं क्या लिखेंगे, कैसा हो जाएगा. लेकिन चूंकि आपने पहले से इसकी रूपरेखा बना ली, इसके लिए आपके लिए लिखना बड़ा इजी हो जाता है. फिर हम बताएं कि स्मार्ट शहर हो, यातायात का प्रबंधन हो, आपदा का प्रबंधन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका लगातार ही बढ़ रही है और इसके कारण संसाधनों का बेहतर उपयोग और जन सेवाएं जो हैं उनमें गुणवत्ता में सुधार भी संभव हो रहा है. इंग्लिश में पढ़ें तो it is playing a significant role in both administration and governance. The application of this technology in e-governance, data analysis, and policy formulation facilitates the more effective implementation of government schemes. The role of artificial intelligence in smart cities, traffic management, and disaster management is continuously expanding, and this has enabled better utilization of resources and an improvement in the quality of public service. तो यही तो वो चीज है जिससे मानव विकास को हम प्रदर्शित कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे जो है ये बता रहा है कि इसके लाभ तो हमने देख लिए, लेकिन इसके कई गंभीर चुनौतियां भी हैं. कैसे? कि सबसे बड़ी चिंता तो रोजगार पर इसका सीधा प्रभाव है, क्योंकि ऑटोमेशन के कारण जो पारंपरिक नौकरियां हैं ना, उसमें विशेषकर संभावना कमी आ रही है. मैंने बताया था ना, चैटबॉट, कोई भी इंसान बेचारा बैठा है वो परंपरागत है, कोई रिसेप्शन पे बैठा है, वहां पर आप टच पॉइंट के माध्यम से सब कुछ जानकारी ले सकते हैं, वो आपको बोल करके बताते हैं, आप वहां पर मशीन से पूछ रहे हैं, सब कुछ है. आप कहीं पर भी खाना खाने जा रहे हैं, मेन्यू जो है आप खुद सेलेक्ट करें, पहले मेन्यू के लिए एक अलग से बंदा आ रहा था, तो उसका तो नौकरी तो गई ना. तो रोजगार पर जो है इसका संकट आ सकता है विनिर्माण के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, ग्राहक सेवा के क्षेत्र में. और यदि नई कौशल आधारित शिक्षा प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बेरोजगारी और आर्थिक असमानता भी बढ़ा सकता है. यानी दोज हु आर सिटिंग एट द बॉटम स्टेट ऑफ द सोसाइटी में फील द मोर पेन.
उनको और ज़्यादा दर्द हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वही जॉब हैं जो कि या तो रिपीटेटिव नेचर की हो, कोई रिसेप्शन का काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में कोई मशीन के साथ में काम करते हो। लेकिन जिन दो लोगों का दिमाग बहुत तेज है या बहुत ही हाई लेवल वर्क करते हैं, उनको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास खुद का तो दिमाग है नहीं, तो उतनी सारी चीज़ें लिखने में। अब डॉक्टर्स जो हैं उनका कोई भी रिपीटेटिव टास्क है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगी, लेकिन डॉक्टर की तरह सोचेगी कहाँ पर? तो ये जो है ना एक आर्थिक असमानता को भी बढ़ा सकते हैं। बात इंग्लिश में करें, ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स, इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय several serious challenges. The most significant concern is its impact on employment. Automation is likely to lead to a decline in the traditional jobs, particularly in the sectors such as manufacturing, banking, customer service. If adequate attention is not directed towards new skill-based education and training, unemployment and economic inequalities could rise. तो हम क्या लिख रहे हैं कि भैया मानव विकास का तो साधन है, लेकिन चुनौतियां भी काफी हैं, और वो ही हम यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। बात आती है एक और कि भैया और क्या चुनौती है, तो ये कहें कि सबसे बड़ी तो चुनौती हमने रोजगार की देख ली, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की है। यानी द सेकंड मेजर चैलेंज कंसर्न्स डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, because this system utilizes personal data on a massive scale. यानी व्यक्तिगत जो भी डेटा होता है उसका ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। व्यक्तिगत डेटा का मतलब क्या? हमारा जो भी पैटर्न है, हम क्या खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमारा कब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है। हमारी हेल्थ आईडी, हमारी एजुकेशन आईडी, हमारी सब कुछ आईडी जो है आजकल डिजिटलाइज्ड है, तो वो उन्हीं चीजों को तो पढ़ती हैं, तो उन्हीं चीजों से जो है वो डेटा के पैटर्न तैयार करती हैं। वो डेटा के पैटर्न हमें पता नहीं है कहां पर यूटिलाइज होते हैं, कौन कौन सी कंपनी उससे जो है अपना बिजनेस मॉडल चला रही हैं। तो डेटा की सुरक्षा करना भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए भी एक बड़ी चुनौती बनती है। इसी तरीके से डेटा अगर दुरुपयोग हो जाता है तो नागरिकों की निजता तथा स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ सकती है। यानी इफ दिस डेटा इज मिसयूज, द प्राइवेसी ऑफ द सिटीजंस कुड आल्सो बी जियोपार्डाइज्ड। अब एक चीज और समझ लो, हिंदी में सेंटेंस पढ़ो और इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन अपने आप कर लो, तो जो 5 सेंटेंस है ना आपके, उनमें भी जो है आपको बड़ी मदद मिलेगी। उनको भी हम बताएंगे कोई लेक्चर में कि कैसे आप करें उसको। फिर बाद में बात आती है, इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो निगरानी प्रणालियां हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम्स कैन ऑल्सो पोज अ चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। चले अब बात आती है कि भैया इसके साथ इसके नैतिक और सामाजिक पहलू भी हैं। जैसे ये मशीन जो निर्णय लेती हैं जरूरी नहीं है कि भैया निष्पक्ष हो। पक्षपाती डेटा पर इनको प्रशिक्षित अगर किया गया है तो कोई भी निर्णय इनका भेदभावपूर्ण हो सकता है। यानी द एथिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ऑल्सो कंसर्निंग डिसीजंस मेड बाय मशीन्स आर नॉट नेसेसरली ऑलवेज इम्पार्शियल। इफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रेस्ड on the trained on the biased data, then it can be discriminatory। कई बार सामने आता है ना कि भैया कोई भी प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, या तो वो लेफ्ट की विचारधारा को या राइट की विचारधारा को प्रमोटेड करता हुआ दिखता है, या कई बार जो कंटेंट एक बार देख लेते हैं, जिस पार्टी की विचारधारा का कंटेंट देख लेते हैं उसी के आने लग जाते हैं। तो ये भी तो इन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनों का या एल्गोरिदम्स का ही नेगेटिव स्वरूप है, क्योंकि वहां पर कोई आदमी तो नहीं बैठा हुआ जो कि आपको जो है इस तरीके के काम कर रहा है। तो इसलिए बड़ा दिक्कत होती है। यानी आप जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं ना, उसी विचारधारा के आदमी हो सकता बन के रह जाओ। तो एक तरह से आपको अगर और चीजें नहीं पता तो डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा हो सकता है। आपकी व्यक्तिगत जो सोच की क्षमता है उसका भी जो है हास हो सकता है। आप एक पर्टिकुलर विचारधारा में सीमित रह सकते हो। इसी तरीके से कई अन्य टेक्नोलॉजी, चाहे वो डी फेक हो, साइबर के अपराध हो, स्वायत्त हथियार हो, गलत सूचना फैलाने वाली समस्याएं, ये सब भी जो हैं वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हो सकती हैं। यानी इश्यूज सच एज डी फेक्स, साइबर क्राइम, ऑटोनोमस वेपन्स and the dissemination of misinformation could also pose serious threat to the global security। तो सब वो चीजें हैं जो कि मानव के लिए चुनौती हैं। विकास का तो साधन था, लेकिन आपने चुनौती भी प्रस्तुत की। और मान के चलिए कोई बड़ी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको ये शब्द अगर नहीं आ रहे हैं, 1-2 बार सोचेंगे अपने आप आएंगे। अब आपने पढ़ लिए फिर आएंगे। अब लिखना बैठिए, लिख करके जाइए। आप कभी ये नहीं फील करें कि मैं बाद में लिख लूंगा, 3 दिन बाद लिख लूंगा, 20 दिन बाद लिख लूंगा। नहीं, अभी लिखें, आज ही लिखें।
मेरा तो कहना है आज ही लिखें, कम से कम इसका 600 वर्ड लिख रहे हैं तो 100 वर्ड तो कुछ तो लिख पाओगे। और फिर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि सर हमने लिखने की कोशिश की थी, हमने इतना लिखा, इतना रिकॉल किया। आप हमें सर इन समस्याओं को भी तो हैं हमें बताइए। आप जितना हमारे साथ एंगेज रहेंगे उतना ही बेटर आपके लिए, खुद के लिए भी है, हमें तो सीखने को मिलता ही है, आपको भी काफी मिलेगा। फिर बात आती है कि भैया भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये दोनों चुनौती और अवसर हैं, क्योंकि भारत एक विशाल युवा जनसंख्या है, डिजिटल अवसंरचना यहाँ पर है, भारत के पास तकनीकी क्षमता है और इसके कारण भारत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में नेतृत्व प्रदान कर सकता है। हम राष्ट्रीय एआई रणनीति तथा डिजिटल इंडिया के जैसे कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन साथ ही कौशल विकास, नैतिक नियमन, डेटा सुरक्षा और समावेशी विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम ये बता रहे हैं कि भैया दिक्कतें तो 50 हैं, लेकिन हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस इशू, या वी विल बी एबल टू कम आउट एज अ लीडर इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इट इज सेइंग इज, फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इट इज बोथ अपॉर्चुनिटी एंड challenges. Because India has a vast youth population, digital infrastructure and technical capabilities that can enable it to assume a leadership role in the field of artificial intelligence. There are certain initiatives such as National AI Strategy and Digital India, which has been launched by the Government of India. They represent significant strides in this direction. It is equally essential that we place a special emphasis on skill development, ethical regulation, डेटा सिक्योरिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये शब्द आप एक तरह से अपने कीवर्ड की तरह रट लो इनको। जब भी कुछ भी बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में बात हो, एथिक्स के बारे में बात हो, कोई इकोनॉमी की कोई समस्या है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लिख रहे हैं, कोई और टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखें, तो ये चीज़ें जो हैं आप अगर अपने आंसर में प्रोड्यूस करते हैं तो फिर अपने आप के ऐसे को आपको हैवी बनाना बड़ा मजा आएगा उसमें। तो ये भी आप समझिए, एक ऐसे के टॉपिक को ऐसे की बजाय मल्टीपल एस्पेक्ट में जो है वो ध्यान रखें। फिर बात आती है कि भैया इसका कंक्लूजन कैसे करें, तो आप लिख सकते हैं कि अंततः हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वयं में न तो पूर्णतः वरदान है और न ही अभिशाप है। यानी अल्टीमेटली इट कैन बी सेड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नीदर एन अनमिटिगेटेड बून और नॉर अ कर्स। ये तो हमें भी पता है। तो आप ये लिखें कि इसका प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि मानव समाज इसका उपयोग किस उद्देश्य से और किस नीति के साथ करता है। यानी इट्स इंपैक्ट डिपेंड्स ऑन द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स विद विच ह्यूमन सोसाइटी चूजेस टू यूटिलाइज इट। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास मानव कल्याण, नैतिक मूल्य तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए तो यह मानव विकास का शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकता है। यानी इफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अलाइंड विद ह्यूमन वेलफेयर, एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, इट कैन प्रूव टू बी अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि आप इसको गलत मैनर में लें। हो सकता है कि आज आपको एक थ्रेट लग रहा हो, लेकिन अगर ये काम करेंगे तो थ्रेट के बजाय ये बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास मानव के कल्याण, नैतिक मूल्य, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप करें, मानव विकास का यह शक्तिशाली साधन हो सकता है। आवश्यकता यह है कि तकनीकी प्रगति मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए ताकि उज्जवल भविष्य बन सके। यानी therefore it is essential to strike a balance between technological and advancement and human values so that it can work as a foundation for bright future of the humanity। तो ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में लिखने का आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप ऐसे लिखें तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखें, आशावादी बने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर की वही पहचान है। पॉजिटिविटी रखने आप आंसर में, सकारात्मकता। प्रॉब्लम 50 हैं लेकिन सकारात्मक रहें, कुछ भी लिखें उसमें सकारात्मक, यानी हर चीज का जवाब है। हमारे यहां पर अगर गरीबी है तो इसका मतलब उस गरीबी को दूर करने के ये भी हमारे पास उपाय हैं। जैसे जैसे सरकारों की जो है वो बढ़ रही है आय, वैसे वैसे इनको दूर करने के भी प्रयास हो रहे हैं। तो ये सब आपको सकारात्मक, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एटीट्यूड और एक मेंटल फ्रेशनेस के साथ में सारे ऐसे लिखने हैं। तो ऐसे लिख करके हमें वो नंबर लाने हैं जिसके कारण हमारा सिलेक्शन और ज्यादा टॉप रैंक के साथ हो, हमारे मार्क्स और बेटर आए और यह आपको इतनी एक सेटिस्फैक्शन दे। तो फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में आप अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको
मतलब याद करना है या कोई आपको टॉपिक आपके लिए ऐसे के लिए लिखना है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हम यही रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।